हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक में, जहां पर आज आपसे हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 12th के जो हमारे पुराने लेक्चर्स चल रहे थे अभी तक चैप्टर नंबर 1 के सोल्यूशन के, जहां पर 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने सांद्रता का पद और उसके अलावा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता, इन सभी को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और स्टार्ट करेंगे द्रवीय विलयन के बारे में, मतलब लिक्विड सोल्यूशन हमारा क्या होगा, इस चीज़ के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। जहां पर विलेयता से रिलेटेड टॉपिक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इन सभी के बारे में क्या करेंगे आज हम थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने करेंगे। और यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लास को अच्छे से ध्यान से बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हों वो कभी भी ऐसा ना हो कि समझ में ना आया हो। धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे, आप साथ में अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलोगे और आपको हम डिफिनेशन भी नोट डाउन साथ में करवाते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक को जो हमने ले रखा है हमारा आज है द्रवीय विलयन का टॉपिक। द्रवीय विलयन का मतलब होता है बच्चों लिक्विड सोल्यूशन। और इस लिक्विड सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज तो हमको बात करनी है किस चीज की, तो लिक्विड सोल्यूशन का मतलब कि जो यहाँ पर विलायक होगा हमारा, विलयन में दो ही चीज उपस्थित होते हैं, या तो विलेय या तो विलायक। तो जो यहाँ विलायक होगा वो विलायक हमारा द्रवीय होगा। इस चीज को ध्यान रखना आप। क्या चीज? कि जो हमारा विलायक होगा वो कैसा होगा? द्रवीय होगा। जब विलायक हमारा द्रवीय होगा तो यहाँ से हमारे सामने बन करके आएंगी 3 कंडीशंस। तीनों कंडीशंस क्या हैं आइए आपको बताते हैं। पहली चीज तो विलायक हमारा द्रवीय हो गया, तो हम सब जगह विलायक को लिख दे रहे हैं क्या? द्रव। यहाँ भी द्रव, यहाँ भी द्रव, यहाँ भी द्रव, मतलब विलायक सब में क्या हो गया? द्रव। पहली चीज जो हम पढ़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा द्रव और ठोस, मतलब विलेय पदार्थ क्या होगा आपका? ठोस होगा। दूसरा हमको पढ़ना है द्रव तथा द्रव विलयन, मतलब उसमें विलेय क्या होगा आपका? द्रव। विलायक भी क्या होगा आपका? द्रव। तीसरा हमको पढ़ना है द्रव और गैस, जिसमें आपका जो विलेय पदार्थ होगा वो गैस के रूप में होगा। एक चीज का ध्यान यहाँ बस आप लोग रखो अपने माइंड में कि द्रव हमेशा यहाँ विलायक का काम करेगा। बाकी एक बार द्रव के साथ विलेय हमारा ठोस होगा, एक बार द्रव के साथ विलेय हमारा द्रव होगा, एक बार द्रव के साथ विलेय हमारा क्या होगा बच्चों? गैस होगा। तीनों में अगर हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहें तो द्रव का मतलब हो जाएगा जैसे हमारे पास सब जगह H2O प्लस में ठोस, हम इसमें क्या मिला दें? नमक को मिला दें, फॉर एग्जाम्पल हमारा NaCl। दूसरी चीज, इसी द्रव में हम द्रव को मिला दें। अब द्रव को द्रव में मिलाने का मतलब क्या? कि इसमें आप कोई लिक्विड चीज को मिला दो। क्या है वो? जैसे हमारे पास C2H5OH, हमारे पास एथिल एल्कोहल हो गया। तीसरा आपके पास द्रव है और गैस है। अब द्रव तो हमारे पास एक ही है H2O, प्लस में कोई गैस को आप इसमें क्या करो? मिक्स कर दो। अब आप वो कोई भी गैस ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या ले लो, चलो मान के चलते हैं कि अमोनिया गैस है। आपकी गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, कोई भी गैस को आप क्या कर सकते हो? उसमें ऐड कर सकते हो। बस ध्यान क्या देना है कि इन तीनों जगहों पर अगर देखा जाए ये H2O, तो ये H2O हमारा यहाँ काम करेगा किसका बच्चा? विलायक का। बाकी हमारा NaCl, एथाइल एल्कोहल और NH3 यानी अमोनिया, ये काम करेंगे यहाँ किस तरह से? विलेय की तरह। तो इसीलिए हमने कहा कि जो द्रवीय सॉल्यूशन आपका होता है यहाँ पर जो विलायक होगा वो ऑलवेज द्रव होगा। बाकी आपको एक बार ठोस को रखना है विलेय, एक बार इसके साथ द्रव को रखना है विलेय, और एक बार किसको रखना है? आपको गैस को रखना है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको मिला करके इसमें देख कर आगे की तरफ चलना है। अब जो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे, तो सबसे पहला चीज द्रव को ठोस में
द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, तीनों पोर्शन को इस चैप्टर में हम अलग अलग करके आपके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और तीनों ही पोर्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत से क्या मिलेंगे आपको, लॉज वगैरह आएंगे जिसको हम नियम बोलते हैं। तो आपको कुछ नियम भी यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे द्रव द्रव का नियम हमारा हो जाएगा। अब द्रव द्रव का नियम जब कहीं भी आएगा आपका, तो वहां पर हमेशा जो नियम आपका यहाँ काम करेगा द्रव और द्रव में, तो वो द्रव और द्रव के नियम में हमको हमेशा पढ़ना रहेगा क्या, आपके राउल्ट का नियम। दूसरी चीज द्रव और गैस, यहाँ पर जो चीजें हमको पढ़नी रहेंगी, यहाँ हमेशा आपको पढ़ना रहेगा हेनरी का नियम। लास्ट में हमको पढ़ना है द्रव और ठोस के बारे में। तो दो नियम जो पढ़ने हैं, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इन दोनों में पढ़ना है। पहला हमारा क्या यहाँ पर होगा, द्रव व ठोस। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हेडिंग, द्रव प्लस ठोस। तो यहाँ पर हेडिंग हमारी क्या होगी, द्रव में ठोस। पहली हेडिंग हमारी होगी द्रव में ठोस। सॉलिड इन लिक्विड। तो हमको इस हेडिंग के बारे में सबसे पहले क्या करना है बच्चा, डिस्कस करना है। बहुत ही धीरे से पढ़ाते चलेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमको विलेयता देखनी है, सॉल्युबिलिटी देखनी है, मिलाने की प्रवृत्ति देखनी है, सबसे पहली चीज द्रव में ठोस की देखनी है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो छोटी सी हमारी हेडिंग बनेगी सबसे पहले, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विलेयता, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक, कोई चीज किसमें कितनी मात्रा में घुल सकती है, यही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता। कोई द्रव या कोई ठोस, इन दोनों में कौन कितनी मात्रा में घुल सकता है, ये बताने का काम करती है हमेशा विलेयता। तो पहले आइए इसकी डिफिनीशन को नोट डाउन करते हैं, फिर बढ़ेंगे इसमें आगे की तरफ। तो इसमें नोट डाउन करेंगे विलेयता में, किसी विलायक में कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। किसी विलायक में, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, किसी विलायक में कितनी मात्रा में, किसी विलायक में कितनी मात्रा में कोई विलेय पदार्थ घोला जा सकता है, कोई विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। उस विलयन की विलेयता कहलाता है, उस विलयन की विलेयता कहलाता है। ठीक है, हमने कहा आपसे कि हमारे पास एक पात्र में जल दिया गया है, उस जल में कितने विलेय पदार्थ को हम घोल सकते हैं। जैसे अभी हमने ठोस ले रखा है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने ले रखा है विलायक अपना, और वो विलायक हमारा क्या है बेटा, जल है। यहाँ पर जो जल है हमारा, ये क्या है, विलायक है। अब इस विलायक में पूरी तरह से कितना हम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नमक ले लो आप, क्योंकि ठोस मिलाना है। तो कितनी ज्यादा इस मात्रा नमक की इस जल में आप ऐड कर सकते हो, वही किसी भी विलयन की क्या कहलाएगा, विलेयता। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो इसको नोट डाउन करते हैं और बढ़ते हैं अब क्लास में आगे की तरफ। तो यहाँ हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी विलेयता के बाद, ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता।
तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा इसे solubility of solid in liquid। ठीक है, क्या कहा हमने आपसे कि solubility of solid in liquid मतलब ठोस की द्रव में विलेयता। मतलब आपके पास कोई ठोस पदार्थ होगा, फॉर एग्जाम्पल NaCl और हमारी चीनी, उसको हम मिलाएंगे किसमें, द्रव में। मतलब आप जल ले सकते हो या कोई और भी चीजें, ठीक, उसी में मिलाना है। तो पहली चीज तो इसको पहले दो पार्ट में हम डिवाइड करके चलते हैं। इस परिभाषा को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कितनी तरह से, दो तरह से। कैसे कैसे? यदि आप दोनों मात्राओं को, ठोस और द्रव को ले लो ग्राम में, उस तरह से मेजर कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास ठोस तो ग्राम में होगा, आप जो विलायक यूज करो, मतलब जल का यूज करो, वो ले लो आप किसमें, लीटर में या ml में। तो दो तरह से आप विलेयता बता सकते हो किसी भी ठोस की द्रव में। कैसे? पहली चीज हमने आपसे कही कि एक तो ले लो आप दोनों वैल्यूज को ग्राम में, विलेय भी आपका कुछ ग्राम, विलायक भी आपका कुछ ग्राम, ठीक। दूसरी चीज, आप ले लो विलेय और विलायक को, तो विलेय ले लो ग्राम में या फिर ले लो ml में, विलायक ले लो ग्राम में या फिर ले लो ml में। तो आप ml में लेकर के भी यूज कर सकते हो और ग्राम में भी लेकर के यूज कर सकते हो। तो जो पहली हमारी डिफिनीशन हो जाएगी वो होगी यहाँ पर, पहली चीज तो आपको एक चीज ये लेकर के चलना है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने ले रखा है क्या, वाटर, मतलब जल हमारा। सेम कंडीशन यहां भी लागू करते हैं कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमने यहाँ ले रखा है जल, यानी हमारा क्या, H2O, ठीक। दोनों जगह सेम है। इसमें एडिशन करते हैं हम विलेय पदार्थ का, जिसका नाम दूसरा इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप, सॉल्यूट का। यहाँ भी एडिशन करते हैं हम किसका, विलेय का। दोनों जगह क्या मिला रहे हैं हम लोग, विलेय। अब जो आपका H2O है, हमने माना कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ ले रखी है कितनी, 100 ग्राम। दूसरी जगह ये जो हमारे पास H2O है, हमने इसको माना कि हमने इसको ले रखा है 1 लीटर। क्या कहा, फिर से देखना आप लोग। हमने माना कि जो हमारा यहाँ H2O है वो हमने ले रखा है 100 ग्राम। यहाँ जो H2O है उसको हमने ले रखा है 1 लीटर। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में हम इसके भार को लेकर के मेजर कर रहे हैं, इसकी विलेयता, एक में हम इसके आयतन को लेकर के मेजर कर रहे हैं, किसकी, ठोस की विलेयता। अब दोनों में डिफरेंस क्या करोगे आप, यहाँ की जब आप डिफिनेशन बनाओगे तो ये डिफिनेशन हमारी कैसी हो जाएगी, तो यहाँ की डिफिनेशन आपकी हो जाएगी, किसी विलायक में, विलायक क्या है आपका, जल, कितना ले रखा है, 100 ग्राम। किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हमारे ठोस पदार्थ की ग्राम में मात्रा, हम मानते हैं कि हमने इसको ले रखा है कुछ ना कुछ ग्राम, हमने यहाँ पर भी ले रखा है कुछ ना कुछ ग्राम, ठीक, दोनों चीजें सेम। तो हम कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इस विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता बन जाएगी, इसकी रिस्पेक्ट में इस विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता बन जाएगी। लेकिन दोनों में आपको एक चीज क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका तापमान तथा दाब दोनों क्या होना चाहिए, एक समान, कांस्टेंट होना चाहिए। आपको घटाना बढ़ाना नहीं है। जैसे हमने तापमान कर दिया कि हमारा पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो तापमान कभी भी आपका घटना बढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा नियत रहे, जितना था उतना ही रहे। ये नहीं कि आप बीच में टेम्परेचर को कम कर रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, फिर कम कर रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, ये काम नहीं करना है। सामान्य ताप और दाब पर, तो डिफिनीशन बनाइए इसकी, सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी विलेय पदार्थ की
किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में उपस्थित मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में उपस्थित मात्रा, क्या कहा हमने कि सामान्य ताप और दाब पर किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में उपस्थित मात्रा जो किसमें घुल सके, 100 ग्राम विलायक में, जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो। ठीक, एक तो कंडीशन हमारी ये बन गई। दूसरी सेम एज लिख सकते हो वहां पर कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में उपस्थित मात्रा जो किसमें घुली हो, 100 ग्राम में। यहाँ 100 ग्राम की जगह क्या लिख दोगे, 1 लीटर में। ठीक, क्या लिखोगे वहां, 1 लीटर में। तो बनाइए इसकी डेफिनेशन। सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में उपस्थित मात्रा, ग्राम में उपस्थित मात्रा जो 1 लीटर विलायक में घुली हो, जो 1 लीटर विलायक में क्या हो, घुली हो। दो तरह से डिफिनेशन हमारी बन गई। तो वही उस ठोस की क्या हो जाएगी, विलेयता। ठीक, दोनों में देखो ध्यान देना है आपको बस, क्या कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलायक के 100 ग्राम में क्या हो, घुली हो। मतलब पानी आपके पास 100 ग्राम है, इसमें कितना आपने विलेय मिलाया तो ये इसकी विलेयता हो जाएगी। पानी आपके पास 1 लीटर दिया है, आयतन दिया है इस बार, इसमें कितना विलेय पदार्थ मिलाया है तो इसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। तो इन टर्म्स को हमने क्या किया, आपके सामने डिफाइन किया। अब बच्चों इसमें अगर देखा जाए दोनों की यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हो, विलेय पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, ग्राम पर 100 ग्राम विलायक। दूसरी चीज, इसको आप जब बनाओगे तो विलायक के मोल बटे उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इसका मोल प्रति 1 लीटर विलयन। ठीक, ये आपका बन जाएगा इसकी यूनिट, अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तब। इसकी ग्राम में उपस्थित जो आपका विलायक होगा वो 100 ग्राम विलायक में कितना पाया जाएगा, विलेय आपका वो। यहाँ पर आप जब निकालोगे विलेय के ग्राम भारों की संख्या तो वो बन जाएगी मोल हमारा। पूरा हमने ले रखा है कितना, 1 लीटर, तो हो जाएगा 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल होंगे किसके, विलेय पदार्थ के। तो ये भी आपकी विलेयता। नेक्स्ट हेडिंग हम आप डिस्कस करेंगे आपके सामने कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने डिस्कस करते हैं हम, क्या चीज, कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं हमारे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बारे में आइए थोड़ा सा करते हैं। तो देखो इसमें 3 तरह के आपको मिलेंगे, क्या फैक्टर्स मिलेंगे, यानी क्या मिलेंगे आपको, प्रभावित करने वाले कारक मिलेंगे। कैसे, पहली चीज तो मिलेगी आपको, फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति। पहली हेडिंग होगी इसमें विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचर ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो पहला कौन सा हमारा है बच्चा कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यहां पर आपके सामने एक कॉन्सेप्ट हमेशा वर्क करेगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक, इसकी हिंदी होती है समान समान को घोलता है। क्या हिंदी होगी इसकी? समान समान को घोलता है। इसको समझना चाहें तो आप बाहर से भी समझ सकते हो, अपने समाज से जोड़कर। जो व्यक्ति जिस तरह की संगत अपने पास रखता है वो उसी तरह की संगति में भी जाना पसंद करता है। जो आदतें जिस व्यक्ति की लगी होती हैं वो अपने समान दूसरे तरफ भी जाने पर वो अपने जैसा ही व्यक्ति की तलाश में रहता है। उसी को बोला जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, मतलब समान समान को घोलता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो देखो भैया, यहाँ पर दो ही चीज आपकी आती है विलेय और विलायक में। एक तो होता है आपका कि कोई विलेय या विलायक या तो ध्रुवीय हो सकता है जिसे इंग्लिश में पोलर कहा जाता है। दूसरी चीज, या तो आपका विलेय और विलायक अध्रुवीय हो सकता है जिसे नॉन पोलर कहा जाता है। क्या कहा हमने कि या तो आपका जो विलेय और विलायक होगा वो या तो ध्रुवीय प्रवृत्ति रखेगा या फिर वो आपका अध्रुवीय प्रवृत्ति रखेगा। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है जिसके पास दो ध्रुव पाए जाएं। अब यहाँ पर जो आपकी कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आप जानो कि दो ध्रुव का मतलब उसके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अध्रुवीय का मतलब ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो आपका। ठीक, तो दोनों चीजें आप ऐसे समझो। अब विलेय और विलायक में आपको क्या है कि ध्रुवीय है और अध्रुवीय है। तो यहाँ पर दो हमारे पास कंडीशन निकल के आती हैं कि जो आपका ध्रुवीय विलेय होगा वो हमेशा ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, अध्रुवीय विलेय जो होगा वो ऑलवेज अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? घुलेगा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो जैसा होगा वो उसी को घोलेगा। ध्रुवीय है तो ध्रुवीय घुलेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय घुलेगा। आइए पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं फिर देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल से। ठीक, तो पहली चीज तो यहाँ पर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे फर्स्ट हम कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। सेकंड पॉइंट हमारा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलेय कॉमा अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? हमने क्या कहा कि ध्रुवीय विलेय हमेशा ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय हमेशा अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये चीज है कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास पानी है H2O, इसको अगर हम मिला रहे हैं NaCl के साथ, मतलब आपके पानी में हमने मिलाया क्या? NaCl। तो आपको पता है एक चीज कि यहाँ पर H पॉजिटिव O नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो मतलब इसके पास भी प्लस माइनस है तो ये भी कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय। इसके पास भी प्लस माइनस है
तो ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये घुल जाएगा। क्या होगा, ये घुल जाएगा। इसी की जगह आप थोड़ा सा अलग अप्रोच देखना चाहो, दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास पानी है और इस पानी में हम घोलना चाह रहे हैं बेंजीन को। किसको, बेंजीन को। तो बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान देना कि यहाँ तो प्लस माइनस रहता है, तो हमारा पानी कैसा हो जाता है, ध्रुवीय। बट बेंजीन के पास कभी भी प्लस माइनस नहीं रहता है, तो ये हमेशा हो जाएगा अध्रुवीय। मतलब एक होगा ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, नहीं घुलेगा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो जैसी प्रवृत्ति रखेगा वो उसी तरह से दूसरे के पास भी जाएगा। जो जैसा है उसी में घुलेगा, जो जैसा है उसी में घुलेगा, और जो जैसा है अगर उसके अपोजिट मिल गया तो कभी भी नहीं घुलेगा। इतनी बातें क्लियर। अब आप कहोगे कि इस बेंजीन में फिर हम क्या घोल दें। अध्रुवीय का एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो अध्रुवीय का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, जैसे हमारे पास पेट्रोल हो। पेट्रोल भी कैसा होता है, अध्रुवीय। इसी में आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थर्माकोल को लेकर के। थर्माकोल तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर पेट्रोल आपका अध्रुवीय होता है, थर्माकोल आपका अध्रुवीय होता है। जब दोनों सेम हैं तो आराम से ये घुल जाएंगे। जब दोनों सेम है तो आराम से ये घुल जाएंगे। अब इसी पानी को अगर आप मिला दो फिनोप्थिलीन में, हमने पानी को मिलाया फिनोप्थिलीन में, फिनोल्फेलीन। फिनोप्थिलीन की बॉल आती है छोटी छोटी, गांव में यूज किया जाता है इसको किसी भी अनाज को बचाने के लिए या किसी भी चीज को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। कपड़ों में रख सकते हो, स्वेटर में रखा जाता है सर्दियों में। छोटी छोटी सी जो गोलियां होती हैं सफेद कलर की, उसी को बोला जाता है फिनोप्थिलीन। अब यहाँ पर जो पानी आपका होता है, पानी होता है पोलर मतलब ध्रुवीय, और फिनोप्थिलीन होता है नॉन पोलर अध्रुवीय। ये कभी भी आपस में नहीं घुलेंगे। तो पहला तो आपका प्रभाव पड़ेगा कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अगर एक ध्रुवीय है तो दूसरा भी ध्रुवीय होना चाहिए। जब तक दोनों समान नहीं होंगे आपस में नहीं घुलेंगे। दूसरा, अगर एक अध्रुवीय है तो दूसरा भी अध्रुवीय होना चाहिए, तभी ये आपस में घुलेंगे। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ये रही इसकी डेफिनेशन। बढ़ते हैं अब आगे, चलते हैं, देखते हैं हम अपनी दूसरी प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक पढ़ने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट अभी दूसरे में काम आएगा। देखो बच्चा, दो तीन चीजें पढ़नी थी यहाँ पे, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, एक तो प्रभाव ये। दूसरा हमको पढ़ना है विलेय और विलायक के अलावा तापमान का प्रभाव। तीसरा पढ़ना है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव तो आराम से निकल जाएगा चुटकियों में, परेशान ना हो, वो छोटा सा है। वो मेन आपका है तापमान का प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वो। दूसरा लिखिए इसमें तापमान का प्रभाव। तो बच्चों दूसरा हमारा जो प्रभाव है यहाँ पढ़ना है हमको तापमान का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल याद आएगा यहाँ पे, मतलब एक नियम यहाँ पे देखना है। और वो नियम हमारा आता है ला शातेलिए का नियम। किसका, ला शातेलिए का नियम। इसकी जरूरत जब आप समझ जाओगे तब आपका तापमान का प्रभाव आसानी से निकल जाएगा। इसे बोला जाता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आखिर ये होता क्या है इस चीज के बारे में आइए देखते हैं। तो देखो, ला शातेलिए ने एक चीज ये कही थी कि साम्यावस्था आ जाने पर, साम्यावस्था क्या है, अब साम्यावस्था का मतलब होता है
कि अभिक्रिया हम किसी दो पदार्थ की आपस में करवा रहे हैं और उस पदार्थ से उत्पाद जितना बनना था बन चुका, अब ना अभिक्रिया होगी ना उत्पाद बनेगा, मतलब जितनी अभिक्रिया होनी थी वो हो चुकी है, तो उसे बोल दोगे आप साम्यावस्था। ला शातेलिए के नियम के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि हम अभिक्रिया में जो भी चीज में परिवर्तन करना चाहेंगे, ध्यान से सुनना ये बात को, कि हम अभिक्रिया में जिस भी तरह का परिवर्तन करना चाहेंगे अभिक्रिया जस्ट उसी का उल्टा करेगी। समझ में आई इतनी बात? क्या कहा हमने कि हम अभिक्रिया में जो भी चीजें करना चाहेंगे अभिक्रिया जस्ट उसका उल्टा करेगी। मतलब हम अगर तापमान को बढ़ाना चाहेंगे तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। हम अगर दाब को बढ़ाना चाहेंगे तो अभिक्रिया क्या करनी चाहेगी? कम करना चाहेगी। हम अगर अभिक्रिया को अग्र दिशा में कराना चाहेंगे तो अभिक्रिया उसको पश्च दिशा में कराना चाहेगी। जो कुछ भी हम करेंगे अभिक्रिया उसका विरोध करेगी, अभिक्रिया उसका उल्टा करेगी। तो ला शातेलिए ने ये कहा था। क्या? आइए लिखते हैं डेफिनेशन। पहली चीज, साम्यावस्था पर ध्यान देना। यहां पर आप लोग, हम एक वर्ड लिख रहे हैं आपके सामने, क्या? साम्यावस्था पर। अब साम्यावस्था का मतलब क्या हो जाएगा कि जब आपका तापमान, दाब, ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाए और अभिक्रिया जितनी होनी हो जाए, उससे ज्यादा आप कभी भी उसमें ना हो, तो क्या हो जाएगा? साम्यावस्था पर अभिक्रिया हमेशा हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का, अभिक्रिया हमेशा, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, अभिक्रिया हमेशा हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करेगी? विरोध करती है। ठीक। हम जो कुछ भी अभिक्रिया में करेंगे अभिक्रिया हमारा जस्ट उसका उल्टा करेगी। दूसरी कंडीशन, दूसरा आप कह सकते हो कि अगर अभिक्रिया हम चाहते हैं कि वो अग्र दिशा में जाए तो अभिक्रिया उससे क्या करेगी भैया? उसको उल्टा करने की कोशिश करेगी कि अभिक्रिया क्या होगी? पलटना चाहेगी अपने आप को पीछे की दिशा में। तो आप कह सकते हो यहाँ कि अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में जाएगी अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में जाएगी, अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में जाएगी जहां हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन को हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन को उल्टा कर सके। क्या कहा आपसे हमने कि अभिक्रिया हमेशा आपकी उस दिशा में जाना चाहेगी कि उसमें जो भी हम करें वो उसी का उल्टा कर सके। पहला कि अभिक्रिया हमेशा हम जो भी परिवर्तन करना चाहेंगे वो उसका क्या करेगी? विरोध करेगी, अपोज करेगी, आपके उल्टा करने की कोशिश करेगी। तो इस दो पॉइंट को आप याद रखो कि जो तापमान का प्रभाव आपका है, यहाँ पर आपको ला शातेलिए के नियम का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी मेन चीज आपकी यहीं से निकल के आएगी। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं आगे इसी में और इस पॉइंट को लेकर के आपको समझाते हैं। ये तो आपका अलग से नियम था, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसका यूज पड़ेगा अभी आपके तापमान के प्रभाव में। तो पहले इसको आप समझ लो कि हम जो करेंगे उसमें उसी का उल्टा होगा रिएक्शन में, हम जिस दिशा में जाना चाहेंगे उसी का उल्टा होगा रिएक्शन में। तो दो बातों को याद रखो और अब देखते हैं तापमान का प्रभाव।
तो बच्चा देखते हैं, आइए तापमान का प्रभाव। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तब ज़्यादा आसानी होगी इसमें पढ़ने में। ठीक, हमने दो तरह का एक विलयन ले रखा है जिसमें दोनों में अंतर सिर्फ इतनी चीज़ का है। हम पढ़ रहे हैं ठोस में द्रव की विलेयता। तो ठोस में क्या मिला हो आप, द्रव, सॉरी कह सकते हो कि द्रव में क्या मिला हो आप, ठोस। अब यहाँ से रिएक्शन हुई और दोनों रिएक्शन होने के बाद में ये हमारा चिन्ह है रिएक्शन आगे होने का भी पीछे होने का, साम्यावस्था वाला। ठीक, तो ठोस को हमने द्रव में क्या किया, मिला दिया। मिलने के बाद में बन गया विलयन। लेकिन जो विलयन यहाँ पर बना है, वहां विलयन बनने के बाद में तब यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। विलयन बनने के बाद में ऊष्मा बाहर निकल रही है। सेम इधर आइए आप लोग, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इसी ठोस में मिलाना है किसको, द्रव को। बस यहाँ जब हम द्रव को मिलाएंगे तो हमको यहाँ पर अलग से ऊष्मा देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, तब जाकर के हमारा क्या बन रहा है, विलयन। दोनों बातों को ध्यान रखना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने ठोस को द्रव में मिलाया तब बना विलयन, और विलयन बनने के बाद वहां से क्या निकलना स्टार्ट हो गई, ऊष्मा। यहाँ पर ठोस द्रव से विलयन बना तो, लेकिन ये विलयन बनाने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ी। यहाँ ऊष्मा निकल रही है, यहाँ ऊष्मा देनी पड़ी। जहाँ पर अपने आप ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाए उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में हमको ऊष्मा देनी पड़ जाए उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। ठीक, जिसमें अपने आप ऊष्मा निकले वो आपकी ऊष्मा क्षेपी, जहां ऊष्मा देनी पड़े वो आपकी ऊष्मा शोषी। अब यहाँ पर केस दो बनेंगे, कौन कौन से, पहला केस फर्स्ट, यहां पर भी केस फर्स्ट। आइए देखते हैं क्या होता है। पढ़ क्या रहे हैं, तापमान का प्रभाव। ठीक, हमने कोशिश की पहली बार कि हम तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर अब क्या होगा, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक, क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। यहां पर भी सेम, तापमान बढ़ाने पर बहुत प्यारा लॉजिक है, आप अभी समझने की कोशिश करना, इसको सारा का सारा समझ में आएगा। हमने क्या कहा, पहला चीज तापमान का प्रभाव पड़ रहे हैं तो सिर्फ तापमान के ऊपर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। एक है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जहां ऊष्मा आपकी लास्ट में रिएक्शन होने के बाद निकली। एक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां हमको ऊष्मा अलग से देनी पड़ी। दोनों में हम क्या कर रहे हैं बच्चा, तापमान को बढ़ा रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम, विलेयता। अब आपको विलेयता बतानी है कि इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी। आओ देखते हैं किसकी ज्यादा होगी। तो केस नंबर 1 में देखो आप, तापमान बढ़ाने पर हम क्या कर रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं। हमने अभी ला शातेलिए का नियम पढ़ा कि हम जो भी करेंगे अभिक्रिया उसका उल्टा करेगी। तो हम जब तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। ला शातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। इतनी बातें क्लियर। यहां भी हमने तापमान को बढ़ाया तो यहां भी अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। ठीक है, हमने तापमान को बढ़ाया, ला शातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। हमने तापमान को बढ़ाया, अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। अब जैसे ही अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी
तो यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या होगा बताओ, यहाँ से द्रव को मिलाया गया ठोस में, तब बना हमारा विलयन, ऊष्मा बाहर निकली, मतलब रिएक्शन हो चुकी, रुक गई। जैसे ही यहाँ पर तापमान को बढ़ाया जा रहा था, तापमान बढ़ाने की वजह से अभिक्रिया ने तापमान क्या किया बच्चा, कम कर दिया। जैसे ही तापमान कम किया, तापमान जैसे जैसे कम होता जाएगा, यहाँ पर जो भी विलयन आपका बना है वो भी क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। ठीक, विलयन क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो अभी तक रिएक्शन कौन सी दिशा में चल रही थी, अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में चल रही थी, अग्र दिशा में। कैसे पता चला कि हम तापमान को कंटिन्यू बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से विलयन बन रहा था और यहाँ पर क्या निकल रही थी बाहर, ऊष्मा। तो तापमान जैसे बढ़ाया हमने, तो ला शातेलिय नियम के अनुसार अभिक्रिया ने उस तापमान को क्या किया, कम। जैसे ही तापमान कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, अभिक्रिया, हम तो बढ़ा रहे थे, इसने क्या किया, उल्टा विरोध किया हमारा। तो ये अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। तापमान कम होते 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 एक समय ये आएगा कि विलयन यहाँ से पूरी तरह से खराब हो जाएगा और फिर से रिएक्शन कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगी, पीछे की दिशा में। तापमान बढ़ने पर कौन सी दिशा में चल रही थी, आगे की दिशा में। तापमान जैसे ही कम होगा कौन सी दिशा में जाएगी, पीछे की दिशा में। तो आप क्या कहोगे इसमें, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। रीजन क्या है इसका, क्योंकि अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा छेपी, बाद में ऊष्मा निकल रही है। ठीक, अभिक्रिया कौन सी दिशा में गई, पश्चिम दिशा में। जब अभिक्रिया उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से क्या मिल गया, ठोस और द्रव। तो जब यहाँ से विलयन खराब ही हो गया तो मतलब ठोस द्रव में अच्छे से मिला नहीं, और जब मिला नहीं तो यहाँ की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, अब अपने मन से बताओ। तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने तापमान को बढ़ाया, अभिक्रिया ने तापमान को कम किया। तापमान कम करने की वजह से अभिक्रिया उल्टी चलने लगी, पीछे की दिशा में। और जब पीछे की दिशा में चलने लगी तो यहाँ पर विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। केस नंबर 2। हमने ठोस द्रव में मिलाया, यहाँ तापमान बढ़ा रहे थे, अब आइए तापमान को कम करते हैं। तापमान कम करने पर, तापमान कम करने पर, जैसे जैसे आप तापमान को कम करना चाहोगे, ला शातेलिय नियम के अनुसार अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, तापमान को बढ़ाना चाहेगी। अभिक्रिया तापमान बढ़ाना चाहेगी। दोनों अपोजिट है। हम तापमान कम कर रहे थे, सॉरी बढ़ा रहे थे, अभिक्रिया ने कम किया। अब तापमान कम कर रहे हैं, अभिक्रिया क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक, तो अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी। जैसे अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना अच्छा विलयन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा छेपी। तापमान को बढ़ाना चाहेगी, तापमान बढ़ाना चाहेगी तो यहाँ अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जा रही थी तापमान कम होने पर। यहाँ तापमान जब बढ़ेगा तो कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो बनने वाला विलयन यहाँ से अच्छे से मिक्स होगा और बाद में क्या मिलके बनेगा हमको, विलयन। तो वहां पर इस विलयन की विलेयता क्या होगी, अब यहाँ पर बच्चा उल्टा होगा, बढ़ जाएगी। ठीक, दोनों कंडीशन पता चली। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के तापमान को कम करना चाहिए। तापमान कम होने की वजह से बना हुआ विलयन खराब होने लग गया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमारी ऊष्मा छेपी थी और फिर से उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट हुई। जब उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट हुई तो हमको क्या मिल गया, फिर से ठोस और द्रव।
और जब ठोस और द्रव मिल गया तो दोनों हो गए अलग, तो विलेयता क्या हो गई, घट गई। आगे तापमान हमने कम करने की कोशिश की, अभिक्रिया ने उसको बढ़ाया। जब तापमान को बढ़ाया तो ठोस द्रव अच्छे से मिल गए, मिल करके विलयन बन गए। अभिक्रिया किस दिशा में चली, आगे की दिशा में। आगे की दिशा में क्या मिला हमको, विलयन। और जब विलयन मिला आपको तो अच्छे से दोनों मिक्स हो गए, तो यहाँ विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही, अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। और जब अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी तो अब आप बताओ कि रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, दिमाग लगा के इतना बताओ। यहाँ पर हमने तापमान को बढ़ाया, अभिक्रिया ने क्या किया, उस तापमान को बच्चा कम किया। और अभिक्रिया ने जब उस तापमान को कम किया तो तापमान कम करने की वजह से यहाँ देखो आप दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर ऊष्मा बाद में बाहर निकल रही थी, मतलब इतनी ज्यादा ऊष्मा थी आपके पास कि बाद में बाहर निकल रही थी। यहाँ हमको उल्टा ऊष्मा देना पड़ रहा है, ठीक। यहाँ उल्टा हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है। आप चाहो तो इसको प्लस लगा के आगे लिख भी सकते हो कि ऊष्मा देना पड़ रहा है। तापमान हमने जैसे बढ़ाया तो यहाँ तो पहली चीज तो ऊष्मा हमको देनी पड़ रही, तभी विलयन बन रहा है आपका। हमने तापमान को बढ़ाया तो अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान को कम करना चाहेगी। जब अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी, यहाँ पर उल्टा है, तापमान को जब कम करना चाहेगी तो यहाँ रिएक्शन किस दिशा में जा रही थी, पीछे। लेकिन यहाँ ऊष्मा शोषी होने की वजह से अब अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, आगे। तो दोनों को ऐसे कंपेरिजन करो आप, तो यहाँ हो जाएगा अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र। अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो हमको अच्छा खासा विलयन प्राप्त हो रहा है, मतलब विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केस नंबर 2, तापमान घटाने पर हम जैसे तापमान को कम करना चाहेंगे, अभिक्रिया उस तापमान को क्या करनी चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। तो पहली लाइन, अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी, अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी। और जब अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी तो ये तापमान को इतना ज़्यादा, पहले से ही तापमान है, ऊपर से तापमान को बढ़ाना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, मतलब तापमान को हम दे भी रहे हैं इसमें, तभी हमारी ये रिएक्शन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो हम यहाँ घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिक्रिया उसका उल्टा करिए, तापमान को बढ़ाना चाहेगी। जैसे ही ये तापमान को बढ़ाना चाहेगी, रिएक्शन ऊष्मा शोषी होने की वजह से पिछले की दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में जाएगी, पश्चिम। और जब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी तो फिर से हमको ठोस और द्रव प्राप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ पर विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें। क्या कहा हमने, तापमान बढ़ाया, अभिक्रिया ने कम किया, कम करने की वजह से ये उल्टा चलना स्टार्ट हुई, उल्टा चलने पर सॉल्युबिलिटी घट गई। अभिक्रिया का तापमान कम किया, अभिक्रिया ने उसको बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ाते गए लास्ट में हमको मिला विलयन। रिएक्शन थी हमारी क्या, एक्सोथर्मिक। और जितना तापमान बढ़ाते जाएंगे उतना भर भर के यहाँ ऊष्मा निकलती जाएगी, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, अग्र दिशा में जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। यहाँ हमने तापमान को कम किया, अभिक्रिया ने उसको बढ़ा दिया। जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, ऊष्मा देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, उतनी ही रिएक्शन अच्छी होती जाएगी। उल्टा है, जितना ज़्यादा आप ऊष्मा देते जाओगे उतनी ही अच्छी रिएक्शन होती जाएगी, क्योंकि दोनों को मिलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ ऊष्मा की। तो यहाँ पर जितना आप तापमान दोगे, यानी यहाँ पर तापमान दोगे तो अभिक्रिया उसको क्या करेगी, तापमान को कम करना चाहेगी। जब तापमान को आपके कम करेगी तब वहाँ पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, आपके अग्र दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों में इतना ही अंतर है कि ये ऊष्मा क्षेपी है, यहाँ ऑटोमेटिक ऊष्मा बाद में निकल रही है, ये आपकी ऊष्मा शोषी है, करने के लिए ऊष्मा देना पड़ रहा है। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी बच्चा, अग्र दिशा में। विलेयता क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी। तापमान घटाने पर वो चाहेगी कि उसको बढ़ा दे, और तापमान जैसे बढ़ाएंगे अभिक्रिया कौन सी दिशा में आएगी, उल्टा। और जब उल्टा आएगी तो विलेयता हमारी क्या हो जाएगी,
घट जाएगी। बच्चों ठीक, आप सबको ले चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां हमको तीसरा प्रभाव पढ़ना है, प्रभावित करने वाला दाब का प्रभाव। ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, बस मुश्किल से 2 मिनट का काम और है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। बस हम मानते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पदार्थ भरे हैं। कौन कौन सी चीजें? हम ठोस और द्रव पढ़ रहे हैं आपस में, तो ठोस और द्रव ही भरा होगा इसमें। मतलब यहाँ पर भरा है हमारे पास ठोस प्लस द्रव। जहां पर ये द्रव हमारा है विलायक, ये ठोस हमारा है विलेय। ठीक, द्रव हमारा हो गया विलायक, ठोस है हमारा विलेय। आप कहो तो क्या? H2O, विलेय हमारा मानते हैं NaCl। इतनी बातें क्लियर? अब यहाँ पर हमको प्रेशर को अप्लाई करना है। प्रेशर को अप्लाई करने का मतलब इसके ऊपर लगाते हैं छोटा सा पिस्टन, और उस पिस्टन से हम इस पर एक्सर्ट यानी प्रेशर को क्या करेंगे? लगाएंगे। ये हमारा क्या है? पिस्टन। इस पिस्टन से हम इस पे प्रेशर को लगाएंगे। तो आप बताओ कि पिस्टन को हम इस प्रेशर से लगाएंगे, सॉरी, अब आप बताओ यहाँ से कि अगर हम इस पिस्टन से इस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर? तो याद करो आप लोग अपनी क्लास 9th का टॉपिक, क्लास 11th का टॉपिक, ठोस द्रव गैस। हमने पढ़ रखा है कि जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं ये क्या होते हैं? असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब इनके ऊपर कभी भी प्रेशर लगा करके आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, आपस में मिला नहीं सकते। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन सिर्फ लिखनी है दाब का प्रभाव में। एक छोटा सा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता पर, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस व द्रव, क्योंकि ठोस व द्रव असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। कौन सा? हमने आज पढ़ा कि द्रव में ठोस को अगर मिलाएं तो विलेयता पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा। रिवीजन करते हैं एक बार। विलेयता का मतलब हमने आपको बताया कि किसी भी विलायक में कितनी मात्रा में कोई विलेय पदार्थ उपस्थित होगा, ये उस विलयन की क्या बताएगा? विलेयता। विलेयता को हमने 2 तरह से डिफाइन किया। एक हमने कहा आपसे कि ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किसी भी 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय की मात्रा उपस्थित है उसकी विलेयता बताएगा। या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये भी क्या बताएगी? विलेयता। फिर हमने आपको बताया कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक। पहला कारक हमारा था विलेय और विलायक की प्रकृति, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को घोलेगा। ध्रुवीय है तो ध्रुवीय घुलेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय घुलेगा। हमने आपको ये सारा एग्जाम्पल बताया। आगे हमने पढ़ा आपके सामने। लास्ट हमारा क्या था? दाब का प्रभाव। इसके पहले हमने पढ़ा तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव में 2 चीजें हमने देखी। ला शातेलिया का नियम, हम जो भी अभिक्रिया में करने की कोशिश करेंगे अभिक्रिया जस्ट उसी का उल्टा करेगी। हमने फर्स्ट केस में तापमान को बढ़ाया, अभिक्रिया ने उसको कम कर दिया। तापमान कम करने की वजह से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाने लग गई। अभिक्रिया जैसे ही उल्टी दिशा में जाना स्टार्ट हुई तो वहां की विलेयता क्या हो गई? कम। दूसरे केस में ऊष्माशोषी होने के कारण हमने तापमान को बढ़ाया, अभिक्रिया ने तापमान को कम किया। तापमान को कम करने की वजह से वहां ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने की वजह से अभिक्रिया अग्र दिशा में चलना स्टार्ट हुई। अग्र दिशा में जाने की वजह से वहां की विलेयता बढ़ गई। केस नंबर सेकंड, हमने तापमान को कम करना चाहा, अभिक्रिया ने उसको बढ़ाना चाहा। अभिक्रिया बढ़ाने की वजह से वो रिएक्शन आगे की तरफ चली। जब रिएक्शन आगे की तरफ चली तो वहां की विलेयता बढ़ गई। केस नंबर सेकंड दूसरे साइड वाला,
हमने तापमान को कम करना चाहा, अभिक्रिया ने उसे बढ़ाना चाहा। अभिक्रिया इतना तापमान बढ़ाती गई कि अभिक्रिया एक समय बाद पश्च दिशा में चलना स्टार्ट हुई। जैसे ही अभिक्रिया पश्च दिशा में आई, वहां की विलेयता घट गई। लास्ट हमने पढ़ा दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में हमने पिस्टन का यूज करके इस ठोस और द्रव को, मतलब पानी और नमक को दबाने की कोशिश की, विलेयता बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पदार्थ की मात्रा में ठोस और द्रव जो हमारे होते हैं, इनके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये असंपीड्य होते हैं। इसीलिए ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल आपके सामने स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा सा अच्छा टॉपिक आपके सामने, जहाँ पर हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वहीं से स्टार्ट होगी इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ, जहाँ हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये सारी की सारी वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ये भी उनका लाभ ले सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर, इस हमारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको एक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से, शेयर से, लाइक से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो मिलेंगे आपसे लेकर के एक नई क्लास को, एक एनर्जी भरी दूसरी क्लास को अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।